हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। तो क्लास 10th का आज हम लोग रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया वन शॉट, बिल्कुल एक ऐसा वन शॉट करेंगे आसान भाषा में। 15 मिनट में चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में जो है वन शॉट इस लेक्चर का करवाएंगे, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये क्लास शुरू करते हैं। गाइस यार, प्रथम पेज हमारे सामने है। अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, या फिर गैस का निष्कासन होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जब होगी ना, तब हम उसको एक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण क्या है भाई? इसकी परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पादन मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि शोषण लेना, हमारा शोषण लेना, और भोजन का पकना, ये सब क्या है? ये बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा आपके सामने ओपन। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है भाई? कंकाली रासायनिक समीकरण तो Mg+O2 बनता है MgO। तो परिभाषा पढ़ते हैं। इस समीकरण को निरीक्षण कीजिए, अर्थात इस समीकरण को ध्यान से आप लोग देखिए। तीर के बाईं ओर और दाईं ओर, ये बिल्कुल बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए और प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं है ना, समान नहीं है। इधर ऑक्सीजन के 2 है और इधर ऑक्सीजन का 1 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन के परमाणु की थोड़ी संख्या जो है असंतुलित है। बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं। ठीक है, इधर बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु 2 है और इधर दाईं ओर 1 है। ठीक है, जबकि दाईं ओर सिर्फ 1 ही है। कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात जो असंतुलित समीकरण होता है उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, और कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित भी करना होता है। ये बिल्कुल एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे आपको संतुलित करना है। घर बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, बाकी आप अपनी NCERT बुक, पाठ्य पुस्तक की बुक से भी ले सकते हैं। अब जो मेन चीज़ आती है कि भाई अभिक्रियाओं के प्रकार, ये चैप्टर बिल्कुल अभिक्रिया जो है, अलग अलग अभिक्रियाओं हैं, उसकी परिभाषा है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसमें से अभिक्रियाओं के बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपके इधर सामने हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। अभिक्रियाओं के प्रकार भी, पहली अभिक्रिया हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हो जाएगी वियोजन, तीसरी हो जाएगी विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, यही है हमारी अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CuO+H2O, इधर ये तीर है और इधर बन जाएगा CuCOH2। आपको एक चीज इसमें देखने को मिली होगी संयोजन अभिक्रिया में कि भाई A+B बराबर क्या होगा? AB। ये है एग्जाम्पल। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हो भाई। 2 उत्पादित होंगे और नहीं, दो है जो है पदार्थ होंगे जो है, तो एक उत्पादक बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, 2 नए जो है पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ भी बनाते हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया, जो 2 नंबर की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अभिक्रिया करने के दौरान 2 या 2 से अधिक फलों में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया ठीक संयोजन अभिक्रिया के भी विपरीत होती हैं। ठीक है, इसको हम विपरीत होने पर भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, 2AgCl है, 2AgCl, और ये बन क्या जाता है? 2Ag+Cl2। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। AB बराबर हो जाएगा A+B। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है एक पदार्थ होता है तो 2 पदार्थों में टूट जाती हैं, बिल्कुल। इसे ही वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। भाई क्या है विस्थापन अभिक्रिया? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु जो है, अधिक क्रियाशील धातु होती हैं वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती हैं, अर्थात एक तत्व उसके दूसरे तत्व के यौगिकों के ऊपर विस्थापित हो जाता है, ये जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यही है भाई हमारी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यही है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, ZnCuSO4, तो इधर बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu बेचारा जो है कम था और ये Zn अधिक क्रियाशील थी, तो इसको विस्थापित कर दिया भाई साहब। फिर आता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, यही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो कितनी सरल परिभाषा मैंने आपको दी है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है भाई, हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है भाई साहब, बस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। Na2SO4 प्लस क्या बनता है BaCl2, ये बन जाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। इसमें अभिकारकों को बीच, ये जो अभिकारक है ना, इसके बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हैं। अब आती है हमारी उपचयन अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का घटना, ठीक है, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना, ठीक है, ये हो जाती है उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि मैं देखता हूँ ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस, बिल्कुल ये हो जाती है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, बहुत सरल है, ठीक है। अब हमारी अपचयन अभिक्रिया, बिल्कुल ये दोनों एकदम बहुत सेम टू सेम दोनों हैं, थोड़ी सी विपरीत है ये आपस में, ठीक है, जैसे कि संयोजन के वियोजन थी, ठीक है। ये अपचयन अभिक्रिया, देखिए अपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का घटना, ये इधर हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल उसके विपरीत ही है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए ये उपचयन के और अपचयन के, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, वरना एग्जाम में आ जाएगा भाई उपचयन अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है हमारी एक और रेडॉक्स अभिक्रिया, बिल्कुल रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाती है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया यही कहलाती है, ठीक है। इधर देखिए, इधर उपचयन हुआ है इधर, और इधर अपचयन हुआ है, बिल्कुल ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया सवाल, भाई रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल। तो आप लोगों को इसको जरूर से पढ़ के जाना, पूरे चैप्टर को भी पढ़ के जाना है, बिल्कुल सरल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है परिभाषा, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा यानी शोषी, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जो है प्रकाश, किसी भी प्रकार या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया बिल्कुल इनकी जैसी है, जिन अभिक्रियाओं के उत्पादक के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो जाता है, उसे हम ऊष्मा सेपी कहते हैं, ठीक है, उसे हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा संसारण, इसका जो है अगला टॉपिक संसारण, ठीक है। संसारण ये लास्ट टॉपिक ये इस पार्ट का है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता में आदि के संपर्क में आती है तो वह संचालन हो जाती है भाई, ठीक है, तो वह संसारण कहलाती है, एग्जाम्पल आप लोग चांदी के ऊपर काली परत का सना, आप लोगों को चांदी की अंगूठी वगैरह पहनते हैं, वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है, उसको काली परत सड़ जाती है, ठीक है। तांबे के ऊपर हरी परत का सना आपने कहीं देखा होगा, तांबे का लोटा वगैरह होता है तो उसके ऊपर हरी परत सड़ जाती है, ठीक है, उसके ऊपर हरी परत सड़ जाती है, ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं विकृत गंधिता क्या है भाई? वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय जब वायु में रखा जाता है, बाहर रखा जाता है, तत्क्षण उसमें गंध प्रारंभ हो जाती है। उपचयन होने के कारण तेल स्वाद और गंध सब कुछ बदल जाते हैं। तेल का उपयोग होता है इसलिए यह जो है स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। विकृत गंध कहते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के पदार्थ मिलाए जाते हैं, सो यहाँ पर चैप्टर हो चुका है बिल्कुल खत्म। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों को, धन्यवाद यहाँ तक क्लास देखने के लिए। और यहाँ यार जो है उपयोगी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना और एक सब्सक्राइब भी कर देना यार, सारे जो है चैप्टरों के सही है तो अगला चैप्टर का नाम कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है।